चलो पीपीटी दिख रही है क्या? हाँ सर। तो आपका जो इथाइलिन है तो सारा टिश्यू सिंथेसिस कर सकता है, बस मेरिस्टेमेटिक एंड नोडल रीजन जो है ये मोस्ट एक्टिव होते हैं फॉर द इथाइलिन बायोसिंथेसिस। उसके बाद में सेनेसेंस में, फ्रूट राइपनिंग में, एब्सिशन में और वाउंडिंग कंडीशन में या कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में इथाइलिन को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में बायोसिंथेसिस की अगर अपन बात करते तो यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना और उसको ही याद रखना है आपको। ठीक है। इथाइलिन जो है आपका, इथाइलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इथाइलिन में आपकी ये दो कार्बन है जिसमें आपका ये डबल बॉन्ड, इसको अपन बोलेंगे इथाइलिन। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इट इज कन्वर्ट टू इथाइलिन ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है। और इथाइलिन ऑक्साइड फॉर्म जो है इसका अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो इट इज कन्वर्ट टू इथिलीन ग्लाइकोल फॉर्म। आपको सिर्फ इथिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इथिलीन बायोसिंथेसिस की अगर अपन बात करते तो इथिलीन बायोसिंथेसिस में ये आपका इथिलीन का स्ट्रक्चर है, बराबर। इथिलीन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम C3 and C4 carbon of मिथ्योनिन। किससे ये डिराइव होता है? आपके मिथ्योनिन से। बट मिथ्योनिन में भी कौन से कार्बन से? C3 एंड C4। तो उसको आपको याद रखना है कि मिथ्योनिन के C3 एंड C4 कार्बन जो है ये इथिलीन प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो स्टार्ट करते हैं मिथ्योनिन से। ये आपको क्लियर दिख रहा है पाथवे? हाँ। यस। मिथ्योनिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एडेनोसिल मिथ्योनिन सिंथेटेज, तो इसलिए एटीपी को यूज करना पड़ेगा। एडेनोसिल मिथ्योनिन सिंथेटेज जो है ये क्या करता है, तीनों भी फॉस्फेट को बाहर निकाल देता है। और जो राइबोज शुगर है आपका, ये राइबोज शुगर को अटैच कर देता है किसके साथ में? आपके मिथ्योनिन के साथ में। ठीक है। तो जहां से फॉस्फेट्स आपके बाहर निकले वहां पे आपका मिथ्योनिन अटैच हो गया। यहां तक ठीक है क्या? हाँ। ये राइबोज शुगर, ये एडेनिन, और यहाँ पे होता है CH2 तीन फॉस्फेट, यहाँ पे होता है OH। ठीक है। ये आपका हाँ ATP का सर। स्ट्रक्चर है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो फॉस्फेट है इस यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देते। तो एक आपका निकला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दूसरे निकले आपके पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट जो है इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पायरोफॉस्फेटेज, ये भी आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ये हो गई आपकी एटीपी की बात। अब जहां से बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं पे आपको दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो आपका जो मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन का सल्फर ग्रुप यहाँ पे आपका बॉन्ड बनाता है। ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ तो सर। मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब जो सल्फर है इसके सिर्फ दो वैलेंसी होते हैं, तीन वैलेंसी हो गया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। अब बॉन्डिंग कैसे बनी है समझ में आएगा? हाँ सर। चलो, तो ये आपका बन गया S एडेनोसिल मिथ्योनिन। मतलब S जो है
ये लिंक हो गया है किसके साथ में, आपके एडिनोसिल या एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ में, इसलिए उसको बोला जाता है एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब एस एडेनोसिल मिथ्योनिन जो है इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एसीसी सिंथेज। एसीसी सिंथेज जो एंजाइम है ये आपका एस एडेनोसिल मिथ्योनिन को कन्वर्ट कर देता है एसीसी में। नाम ही एसीसी सिंथेज है तो एसीसी बनाएगा। एसीसी मतलब वन अमीनो, वन अमीनो, ये कार्बन देखो, वन अमीनो साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ये आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। उसके बाद ये आपका वन अमीनो, ठीक है, और सबसे लास्ट में बच गया वन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया क्या? पहले कार्बन के ऊपर अमीनो, और वो जो है साइक्लोप्रोपेन है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं वन अमीनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हाँ, मतलब जो आपने एस एडेनोसिल मिथ्योनिन मॉलिक्यूल यूज किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, इसमें से क्या क्या निकल गया? इसमें से निकल गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो, वन अमीनो, साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये आपका अमीनो यहां से लाया और साइक्लोप्रोपेन में ये 3 कार्बन लाए। उसके बाद में एसीसी सिंथेज, एसीसी सिंथेज के बाद में आपका नेक्स्ट एंजाइम ऐड कर रहा है एसीसी ऑक्सीडेज। एसीसी ऑक्सीडेज क्या करता है, एक CO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और अमीनो ग्रुप जो है इसको कन्वर्ट कर देता है आपके HCN में। ठीक है क्या? ठीक है सर। तो आपके पास में बच जाते हैं 2 कार्बन, एक CO2 निकल गया, एक अमीनो एक कार्बन कन्वर्ट हो गया HCN में, आपके पास में बच गए सिर्फ 2 कार्बन, और ये जो 2 कार्बन है ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इथाइलिन में। तो फाइनली आपका ये इथाइलिन बन गया। ठीक है, हाँ ठीक है, सर ठीक है। हाँ। तो हाँ ये कौन सा कार्बन था? ये थर्ड एंड फोर्थ कार्बन है ना। थर्ड एंड फोर्थ कार्बन फोर्थ। है, दिख रहा है क्या? ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये सेकेंड कार्बन प्लस अमीनो, इट इज कन्वर्टेड टू HCN। वन कार्बन जो है इट इज डिसोसिएट कार्बन इन द डाइऑक्साइड। फॉर्म ऑफ CO2। तो थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथाइलिन में। ठीक है, हाँ सर। चलो, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि C3 एंड C4 जो है ये आपका इथाइलिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? उसके बाद में जो आपके पास में ये एस एडेनोसिल मिथ्योनिन का जो प्रोडक्ट बना था ये आपका रीजनरेट होगा और फिर से आपका ये मिथ्योनिन को देगा। ठीक है, तो ये पाथवे से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो आपका रीजनरेशन ऑफ मिथ्योनिन होता है इसको यांग साइकिल बोला जाता है, बट इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आए, बट फिर भी याद रख लेना। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट एसीसी सिंथेज और एसीसी ऑक्सीडेज, ये दो ही एंजाइम को आपको टारगेट करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एसीसी सिंथेज एंड एसीसी ऑक्सीडेज, ये जो दो एंजाइम हैं इसको ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये दो ही एंजाइम आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें, आपके बायो सिंथेसिस में। एसीसी सिंथेज जो है इट इज इनिबिटेड बाय, ACC synthase is inhibited by AOA and AVG, इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लो, अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड एंड AVG, इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लो, अमीनो इथॉक्सी विनिल ग्लाइसिन। ठीक है क्या? हाँ सर। ये जो है ये इनिबिटर होते हैं एसिसी सिंथेस के। उसके बाद में जो नेचुरल कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल फ्रूट राइपेनिंग करना है तो इथिलीन की जरूरत पड़ती है, फ्लावर सेनेसेंस करना है इथिलीन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में ऑक्सीन, अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीन जो है ये आपका इथिलीन बायोसिंथेसिस को इंड्यूस करता है, तो उसमें एसीसी सिंथेज जो है ये आपका इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीन जो है ये आपका इथिलीन बायोसिंथेसिस को इंड्यूस करता है। अपन ने पढ़ा था ना वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट करता है आपका ऑक्सीन, जिसमें आपका हाँ एक क्या था, एसीसी सिंथेस, ठीक है। उसके बाद में बॉन्डिंग, चिलिंग इंजुरी, ड्रॉट स्ट्रेस, फ्लूडिंग, कोई भी टाइप का स्ट्रेस है तो उसको आपका ये बायोसिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा बाय एक्टिवेटिंग एसीसी सिंथेस। एसीसी ऑक्सीडेज जो है ये आपका लो टेम्परेचर, अनएरोबिक कंडीशन और कोबाल्ट, ये इसको क्या करता है, इनिबिट करता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है क्या? हाँ सर। तो इट इज इनिबिटेड बाय कोबाल्ट, अनएरोबिक कंडीशन, या फिर इसको CO2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लो टेम्परेचर। तो राइपनिंग जो होता है ये आपका एसीसी ऑक्सीडेज को इंड्यूस करता है। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन जो है इसमें फर्स्ट है इट प्रमोट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो जो भी आपके क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट होते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट का मतलब क्या, जिसमें इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण उनका रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन अगर उनका बढ़ता है तो जो फ्रूट का टिश्यू है इसका राइपनिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट, ठीक है। तो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट का मतलब क्या, कि जिस फ्रूट में इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन
इंक्रीज नहीं होता उसको बोला जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो इथाइलिन is responsible for the respiratory rise in climateric fruit। तो आपका जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है इसमें आपको इथाइलिन का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं इसमें आपको इथाइलिन का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता ड्यूरिंग राइपनिंग, इसलिए उसको नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक के। जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आपका एप्पल, बनाना, एवोकाडो, मैंगो, ठीक है, टोमेटो, ये सब आपके क्लाइमेट्रिक है, मतलब इथाइलिन इनके राइपनिंग को इंड्यूस करते हैं। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, एक मैंगो अगर आपका राइपनिंग स्टार्ट हो गया तो सभी मैंगो आपके उसका राइपनिंग स्टार्ट हो जाता है। एक टोमेटो का राइपनिंग हो गया तो सभी टोमेटो का राइपनिंग स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन है। गैसियस हार्मोन है तो अगर एक फ्रूट में इथाइलिन का प्रोडक्शन हो गया तो वो गैसियस हार्मोन होने के कारण वो आपके पूरे चेम्बर में इथाइलिन आपका स्प्रेड हो जाता है और वहां पे वो चेम्बर में जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स का राइपनिंग स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका राइपनिंग जो है ये इथाइलिन सेंसिटिव नहीं होता। जैसे आपके पास में एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट का, जिसमें आप लेमन का एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी सिट्रस फ्रूट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटरमेलन हो गया, चेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब आपके क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है क्या रे? हाँ। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, पहला अपन ने पढ़ा कौन सा, राइपनिंग, है ना। दूसरा लीफ एपिनेस्टी, इसको आपको याद रखना है। जो ये पेज के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सब आपको याद रखना है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। लीफ एपिनेस्टी का मतलब होता है डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ। ठीक है, जैसे ये आपका लीफ जो है ये कुछ इस तरीके से होता है, बट इसमें अगर इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसमें ये जो आपका पेट्यूल रीजन होता है, इसके अपर साइड में हाई इथाइलिन प्रोडक्शन की वजह से ओवर ग्रोथ दिखता है आपको, जिसके वजह से ऊपर का जो साइड है जिसको बोला जाता है अडैक्सियल साइट। ठीक है, तो ये आपका अडैक्सियल साइट है
और ये आपका अबैक्सियल साइट है। ठीक है क्या? तो अबैक्सियल साइड एंड अडैक्सियल साइड, अडैक्सियल मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर में आपका ओवर ग्रोथ होगा और अडैक्सियल साइड में ओवर ग्रोथ होने के कारण आपका लीफ जो है ये डाउनवर्ड कर्वेचर शो करता है, और ये इसको इंड्यूस करता है कौन? आपका इथाइलिन। ठीक है क्या यहां तक? सर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रिपल रिस्पॉन्स। इसको मोस्ट आईएमपी करो, क्योंकि इथाइलिन के ऊपर क्वेश्चन आया तो ट्रिपल रिस्पॉन्स पूछा ही जाता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स में 3 रिस्पॉन्सेस होते हैं जो इथाइलिन के हायर एक्टिविटी को या प्रोडक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसे इनिबिशन एंड swelling of hypocotyl region। उसके बाद में सेकेंड रिस्पॉन्स क्या दिखता है? इनिबिशन ऑफ रूट इलोंगेशन। ठीक है। और फोर्थ क्या है? एक्स एग्रीगेशन ऑफ अपाइकल हुक। तो जो आपका हाइपोकोटाइल रहेगा इसका ये रेडियल ग्रोथ ये शो करता है, मतलब ये वर्टिकली आपका ये ग्रो करता है, इसको बोला जाता है स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये आपका हाइपोकोटाइल इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। वो सेंटेंस को ना थोड़ा सा चेंज करो। इट इंड्यूस स्वेलिंग ऑफ, वो सेंटेंस पूरा चेंज कर दो, 1 मिनट। ये जो प्रिंटेड नोट्स दिए उसमें ये अपना जो पीडीएफ फाइल भेजा था उसमें ऐसे ही लिखा है क्या? हेलो। सेकंड चेक कर रहे हैं। मैंने पहला पहला सेंटेंस जो है
हाँ सर, ऐसे लिखा है। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे लिखो इनहिबिशन ऑफ hypocotyl elongation and induce swelling of hypocotyl। तो जो आपका हाइपोकोटाइल है इसके इलोंगेशन को इनिबिट करता है, तो अपन क्या बोलेंगे, इंड्यूस करता है किसको, इसके स्वेलिंग को। तो ये आपका हॉरिजेंटली ग्रो करता है, इसका जो डायमीटर ये बढ़ जाता है। उसके बाद में रूट इलोंगेशन को ये इनिबिट करता है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपाइकल हुक फॉर्मेशन। अपाइकल हुक मतलब ये जो अपाइकल रीजन रहेगा, हार्मोन इथाइलिन ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण कुछ इस तरीके से होता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए उसको बोला जाता है अपाइकल हुक। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स के बाद में नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। तो रूट हेयर फॉर्मेशन एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन इसको ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या, जहां पे जो आपके ऐसे स्ट्रक्चर है या ऐसा टिश्यू है जहां से आपका रूट का कभी डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे लिफ, यहाँ से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है। उसके बाद में इथाइलिन का प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रूट हेयर को फॉर्मेशन करने। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एब्सिशन, ये अपन स्टार्टिंग में ही लिखा है, एब्सिशन एंड सेनिसेंस। इसमें आपका जो इथाइलिन है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में सबसे लास्ट सिग्नलिंग। सिग्नलिंग की अगर अपन बात करते तो सिग्नलिंग के लिए आपके पास में रिसेप्टर होना जरूरी है। तो इथाइलिन रिसेप्टर जो है ये जैसे अपना टू कंपाउंड सिस्टम अपन पढ़ते प्लांट में, वो सेम आपका यहाँ पे भी है, जैसे अपन ने साइटोकाइनिन में पढ़ा। इथाइलिन रिसेप्टर में दो फैमिली है, सब फैमिली 1 एंड सब फैमिली 2। इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स रिलेटेड। ठीक है। उसको अपन ETR1 ERS1। उसके बाद में इथिलीन इनसेंसिटिव। तो ये आपके पास में अलग अलग रिसेप्टर्स है। ठीक है। ETR मतलब इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स, ERS मतलब ETR रिलेटेड सीक्वेंस, EIN का मतलब इथाइलिन इनसेंसिटिव। तो ये जो नाम दिए किसके ऊपर नाम दिए,
रिस्पॉन्सेस के ऊपर कि अपन ने वो रिसेप्टर को म्यूटेट कर दिया, ट्रिपल रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया, तो उसको बोला जाता है ETR1, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर कोई रिसेप्टर को आपने म्यूटेट कर दिया तो इथाइलिन का रिस्पॉन्स ही बंद हो जाएगा, इथाइलिन के अगेंस्ट में वो प्लांट इनसेंसिटिव हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है इथाइलिन इनसेंसिटिव, EIN। और कुछ सीक्वेंसेस ETR के साथ में रिलेट करते हैं, तो इसलिए उसको ETR रिलेटेड सीक्वेंसेस बोला जाता है। ठीक है क्या? ये ETR, ERS, EIN, ये 3 टाइप के रिसेप्टर्स है। समझ में आए क्या यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में आपके पास में ये फिर से ETR2 एंड ERS2 है। अब ये आपका इथाइलिन बाइंडिंग डोमेन रहेगा इसके पास में। उसके बाद में गोनिन एक्टिवेशन फैक्टर वाला डोमेन रहेगा, हिस्टीडीन काइनेज वाला डोमेन है, रिसीवर डोमेन। तो जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे ही लिगैंड बाइंड होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, हिस्टीडीन काइनेज की एक्टिविटी ऑन होती है, फॉस्फोराइलेशन होता है हिस्टीडीन के ऊपर। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है आपके अस्पार्टेट के ऊपर। ठीक है, ये ऐसे ही अपन ने पढ़ा था। तो आपका जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये इसी तरीके से आपका काम करता है। अब बात करते अपन, ये रिसेप्टर की बात हो गई कि आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम है, हिस्टीडीन के ऊपर आप फॉस्फोराइलेशन करोगे तो फॉस्फेट को अपन अस्पार्टेट के ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। और उसके बाद में आपका जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर रहेगा, ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर आपका एक्टिवेट होता है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। और उसके बाद में ये फिर क्या करेगा, आपके जीन एक्सप्रेशन को ऑन करेगा। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग को पहले समझ लो, उसके बाद में फिर हम इसका म्यूटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये इथाइलिन है, इथाइलिन जो है इसका काम होता है रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के बाद इसको इनहिबिट करना। नॉर्मली क्या होता है, अच्छे से इसको इसके ऊपर ध्यान दो। नॉर्मली लिगैंड जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होता है। रिसेप्टर क्या करता है, डाउनस्ट्रीम प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो फिर आपका नंबर ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फाइनली जीन को एक्सप्रेस करता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, लिगैंड अगर आपका प्रेजेंट है तो सिग्नलिंग होगी, मतलब जीन एक्सप्रेशन होगा। अगर लिगैंड आपका अब्सेंट है तो सिग्नलिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ऐसे ही पढ़ते अपन। इसका थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, अब देखो, अब्सेंस में बात कर रहे, इथाइलिन के अब्सेंस में बात कर रहे हैं। इथाइलिन के अब्सेंस में क्या होता है कि आपका जो इथाइलिन रिसेप्टर है, आपको सब फैमिली 1 एंड 2 दिया है, तो इसमें से अपन ये ETR1 को लिया है, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 जो रिसेप्टर है उसको लिया। ये नॉर्मली एक्टिव होता है, ये कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव होता है, मतलब विदाउट इथाइलिन ये अपना सिग्नलिंग करते रहता है। तो ये आपका विदाउट इथाइलिन एक्टिवेट हो गया, हिस्टीडीन काइनेज एक्टिविटी ऑन हो गई, आपका फॉस्फेट इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में CTR1 RAF लाइक काइनेज ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स CTR1, रास एसोसिएटेड फैक्टर, इसलिए उसको बुलाता है राफ। ठीक है ना, तो CTR1 राफ लाइक काइनेज जो है ये आपका ऑन होता है, जो राफ की तरह फंक्शन करता है। तो मैप काइनेज पाथवे से ये आपका इनहिबिट करता है किसको, इथाइलिन इनसेंसिटिव 2। ठीक है, तो ये इसको इनहिबिट कर रहा है। सिग्नलिंग अगर होती है तो ये इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो ये इथाइलिन इनसेंसिटिव 3 एंड EIF1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं हुए तो इथाइलिन का जीन भी आपका एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब अगर आप यहां से पढ़ते हो तो यहां से पढ़ने के बाद में क्या मिलता है, EIN2 एक्टिवेट हुआ तो EIN3 एक्टिवेट होगा, EIN3 एक्टिवेट हो गया तो ERF1 एक्टिवेट होगा, ERF1 एक्टिवेट हो गया तो ये जीन को एक्सप्रेस करेगा। समझ में आया क्या?
ये यहां से समझ में आया क्या बताओ? ये यहां से, यहां से समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? सर फ्लोराइलेट तो डिग्रेडेशन कराता है ना? कौन? हेलो, EIN EIN क्या है? EIN जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ EIN3, ठीक है? EIN3 जो है ये एक्टिवेट करता है ERF1 को, और ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो जीन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? अब देखो कि अपने पास में इथाइलिन है क्या? नहीं है। इथाइलिन अगर नहीं है तो इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन नो एक्टिवेशन ऑफ EIN3, मतलब इथाइलिन अगर अब्सेंट है तो इथाइलिन स्पेसिफिक जीन जो है या इथाइलिन रिस्पॉन्स जीन है उसका एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने EIN3 को इनिबिट रखा, मतलब उसको एक्टिवेट नहीं होने दिया। बट इथाइलिन प्रेजेंट है, तो इथाइलिन प्रेजेंट है तो EIN3 एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि EIN3 एक्टिवेट होगा तो ही आपका जीन एक्सप्रेस होगा। करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो ये सिग्नलिंग जो है ना, ये सारी सिग्नलिंग किसके लिए किया जाती है? EIN3 के एक्टिवेशन एंड इनिबिशन के लिए, मतलब उसके रेगुलेशन के। तो अगर आपके पास में इथाइलिन नहीं है तो इसको इनिबिट करना है आपको, तो कैसे इनिबिट करोगे? इथाइलिन नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, या एक्टिवेट करेगा CTR1 को। CTR1 अगर एक्टिवेट हो गया तो ये इनिबिट करेगा EIN2 को, मींस इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन EIN2 इनिबिट हो गया, तो सिग्नलिंग आपका जीन रिस्पॉन्स के लिए रुक गई। बट जब इथाइलिन प्रेजेंट होता है तो इथाइलिन क्या करता है? आपका प्रेजेंट अगर है इथाइलिन तो इथाइलिन प्रेजेंट कंडीशन में ये इनिबिट करता है आपके ETR1 को, मतलब ETR1 को अगर ये इनिबिट कर रहा है तो ये वाली सिग्नलिंग स्टॉप हो गई, CTR1 वाली। CTR1 अभी एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि रिसेप्टर इनिबिट हो गया। रिसेप्टर इनिबिट हो गया तो इसका मतलब ये एक्टिवेशन किसका करता था? CTR1 का। CTR1 क्या करता था? इट इज इनिबिटर ऑफ EIN3। बट अगर ETR1 ही आपका इनिबिट हो गया तो CTR1 एक्टिवेट नहीं, और CTR1 एक्टिवेट नहीं तो EIN3 एक्टिवेट हो जाएगा। EIN3 अगर एक्टिवेट हो गया तो आपका जो